हेलो एवरीवन। निपोश आईजीसी के यूनिट IG1 की जो एलिमेंट 1 है जिससे रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन और समरी का वीडियो पहले बना रखा हूँ। उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके पहले आप एलिमेंट 1 का इंट्रोडक्शन देखें, फिर समरी देखें। इंट्रोडक्शन में जहाँ पर मैंने बात की थी कि आप क्या पढ़ाई करेंगे एलिमेंट 1 में, समरी में मैंने ये बताया था, एक तरह का रिवीजन कराया था कि आपने क्या पढ़ाई की है एलिमेंट 1 में। उन दोनों वीडियो के बाद इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंट 1 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है और आंसर्स हैं उस पर ही बात करने वाला हूं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें जहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी बताऊंगा और साथ साथ कुछ एलिमेंट 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट 1 को वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं और उससे ही रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स इंक्लूड कर रखा है। बट मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दूँ, ये जितने भी आंसर्स हैं ये सारे आंसर्स इनकम्प्लीट हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ की पॉइंट ऐड किए हैं जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, आपको रिलेटेड आंसर्स को डेवलप करने में मदद करेगा। जब आप मॉक टेस्ट में, जब आप प्रिपरेशन के दौरान या जब आप एग्जामिनेशन हॉल में फाइनल आंसर लिख रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करते हुए उस आंसर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो, वेरी फर्स्ट आंसर है राइट द डिफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कमांड वर्ड आपका राइट हो जाता है। अब आपके इसके आंसर्स किस तरह से लिखना है। वेरी फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फॉलोइंग टर्म्स में आता है, हेल्थ है, नेक्स्ट आपका सेफ्टी है, थर्ड आपका वेलफेयर है। तो ये पॉज करके वीडियो को आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। आप चाहे इसे भी रिमेंबर कर सकते हैं या फिर कहीं से भी आप अपने हेल्थ के, सेफ्टी के या वेलफेयर के या फिर रिलेटेड टर्म्स के कुछ डिफिनेशंस को रिमेंबर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन दी 3 रीजन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करा दूं, कमांड वर्ड आपका वाई हो चुका है और आपने एलिमेंट 1 में ये स्टडी की होगी कि क्यों आपको वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। तो आप जानते होंगे द वेरी फर्स्ट रीजन इज मोरल, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल और थर्ड इज लीगल। यहाँ पर मैंने ये 3 सजेस्टेड कीवर्ड्स इंक्लूड किया है। आप अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करते हुए लिटिल बिट आप थोड़ा सा डिटेल्ड में लिख सकते हैं कि मोरल के अंदर क्या आता है, क्यों मोरली वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है, फाइनेंशियल के अंदर क्या आता है, क्यों फाइनेंशियली वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है, और क्या लीगल रीजंस हैं जो आपको ये सजेस्ट करता है कि आपको वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। थर्ड क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो राइट 3 इंश्योर्ड कॉस्ट एंड 3 अनइंश्योर्ड कॉस्ट। मैं आपको ब्रीफ करा दूं, इंश्योर्ड कॉस्ट वो होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फुलफिल किया जाता है। इट मीन्स अगर वर्क प्लेस में कोई इंजरी हो, इंसिडेंट होता है और जो भी कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करने वाली है वो इंश्योर्ड कॉस्ट कहलाएगा, और जो कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फुलफिल नहीं किया जाएगा वो अनइंश्योर्ड कॉस्ट कहलाता है। एन एग्जांपल की बात करूं, सपोज अगर आपके वर्क प्लेस में कोई एक्सीडेंट होता है, हो सकता है आपके इक्विपमेंट की जो डैमेज हुई है, प्लांट डैमेज हुआ है, या फिर आप वर्कर्स को कॉम्पनसेशन दे रहे हैं या फिर मेडिकल कॉस्ट दे रहे हैं, तो इन सब का आप इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम कर सकते हैं, वो इंश्योर्ड कॉस्ट कहलाता है। बट जो आपको इन्वेस्टिगेशन में टाइम जो आपका ज़ाया हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसे आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। या फिर आपकी जो मार्केट में रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है, आपके कस्टमर्स आपके यहाँ से जा चुके हैं, आप उस लॉस को कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो अनइंश्योर्ड कॉस्ट कहलाता है। तो ये कमांड वर्ड आपका हो जाता है राइट। आपको यहाँ पे 3 इंश्योर्ड कॉस्ट लिखना है, तो यहाँ पर से आप कुछ आंसर्स पॉज करके देख सकते हैं। आपके स्टडी मटेरियल्स में भी वो आंसर्स मौजूद हैं, वहां से भी आप लिख सकते हैं। मेक श्योर अगर ये 3 इंश्योर्ड कॉस्ट एंड 3 अनइंश्योर्ड कॉस्ट की बात कर रहा है तो आपको एटलीस्ट 3 इंश्योर्ड लिखना है और 3 अनइंश्योर्ड लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वेरी फर्स्ट है आपका, राइट 3 ऑफ द लीगल ड्यूटीज दैट एन एम्प्लॉयर हैज टू कंप्लाई विथ। इट मींस यहां पर कुछ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा क्वेश्चंस घुमा करके है बट आपको इजीली इसे समझना है कि लीगल ड्यूटीज इट मींस वहां पर आपने कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस के हिसाब से एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि एम्प्लॉयज को वो इंस्ट्रक्शंस दे, ट्रेनिंग दे। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि वर्क प्लेस में नेसेसरी सुपरविजन्स दे। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि वो अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि वो वर्क
वर्क प्लेस में टूल्स और इक्विपमेंट को सेफ रखे, तो यस, बेस्ड ऑन द मार्क्स आप यहाँ पे वो सारे अपने पॉइंट्स के आंसर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। कमांड वर्ड जिस तरह से व्हाट है, बेस्ड ऑन दैट आप अपने आंसर्स को यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो राइट 2 ऑफ द लीगल ड्यूटीज दैट अ वर्कर हैज टू कंप्लाई विद। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा होगा, वहां पर हम लोगों ने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की थी। यहां पर ठीक उसी क्वेश्चंस में एम्प्लॉयर हटा करके वर्कर लिख दिया गया है। जब आप एज ए वर्कर अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एलिमेंट 1 में भी स्टडी की होगी कि आप वहां पर के जितने भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं और प्रोसीजर्स हैं आप उसे फॉलो करेंगे। आप सारे इक्विपमेंट को सेफली इस्तेमाल करेंगे। इनकेस अगर कुछ गलत होता है, कुछ हैजर्ड्स है या फिर कुछ अनसेफ कंडीशन है, तो आप उसे रिलेटेड पर्संस को इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में लीगल ड्यूटीज़ के हिसाब से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो यहाँ पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है एम्प्लॉयर के लिए अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं करता है। राइट, आपने देखा होगा आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट है या फिर और भी रिलेवेंट एक्ट वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन सारे एक्ट को फुलफिल नहीं करती है तो जो लोकल अथॉरिटी होती है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं या कोई भी है, वो आकर के आपके अगेंस्ट कोई ना कोई इन्फोर्समेंट एक्शन ले लेते हैं। वो एक्शन हो सकता है फाइन हो सकता है या फिर आपको कुछ कॉम्पनसेशन किसी को पे करना पड़ सकता है या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशंस को क्लोज कर दिया जा सकता है या फिर कुछ और भी सिविल एक्शंस आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो मेक श्योर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीगली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करती है तो क्या क्या आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो वेरी सिंपल है। ये आपको पूछता है कि आपके एम्प्लॉयर के पास किस तरह के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इट मीन्स वेरी सिंपल, सपोज आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी सारी सेफ्टी का ख्याल आपका एम्प्लॉयर रखे। ठीक उसी तरीके से जितने भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नियर बाई, जितने भी एम्प्लॉयज़, विजिटर्स, ट्रेसपासर्स, जितने भी लोग आपके एम्प्लॉयर से रिलेटेड हैं, कांटेक्ट में हैं, आपके इंडस्ट्री के आसपास हैं, इंडस्ट्री में हैं, उन सब की जिम्मेदारी आती है आपके एम्प्लॉयर की कि वो उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच कैटेगरीज ऑफ पीपल डज एन एम्प्लॉयर ओ ए ड्यूटी टू। तो इस तरह के आंसर्स आप देख सकते हो और आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट माइट बी यूज्ड टू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर टू अंडरटेक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट एट वर्क प्लेस। इट मीन्स अगर अब ये एक वेरी सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स की सिलेक्शन की क्राइटेरिया पूछता है। जिस तरह से आप अगर कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो जॉब पर्पस के लिए तो उनकी एक क्राइटेरिया होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो सारी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो तभी आपको इस जॉब के लिए एलिजिबल माना जाएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यस सर, इस तरह से आप इंडस्ट्रीज में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जब उस पर बिड करते हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है कि यस, अगर ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हो तभी मैं आपको सिलेक्ट करूंगा अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो उन सारे रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ उनके वर्कर से रिलेटेड हो सकता है और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करूं तो हो सकता है आप उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी चेक कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट चेक कर रहे हैं। इक्विपमेंट से रिलेटेड बात करूं तो उनके इंस्पेक्शन रिकॉर्ड को आप चेक करेंगे। अगर मैं वर्कर से रिलेटेड बात करूं तो उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट हिस्ट्री की बात करूं तो ये रीडर है, रिपोर्टिंग ऑफ इंजुरीज, डिजीज एंड डेंजरस ऑकरेंस रेगुलेशंस की बात करता है। इट मीन्स अगर कोई भी इंसिडेंट होता है आपके वर्क प्लेस में तो आपको इस अथॉरिटी को, इस बॉडी को आपको सारे इंसिडेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आप वो भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इस तरह से आप आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो वो है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। इट मींस बोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा है। जहां पर क्लाइंट के वर्क प्लेस में कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो मेक श्योर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो मोस्टली कॉमन होती है। लाइक क्लाइंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क प्लेस एंड एनवायरमेंट, वेयर एज कॉन्ट्रैक्टर फॉर द जॉब दे आर कैरिंग आउट। जिस तरह के जितने लोग कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो काम सेफली हो, जगह सेफ हो, वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। काम सेफ हो वो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर्स का ख्याल रखेगा, क्लाइंट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर का ख्याल रखेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस के हिसाब से आप, कमांड वर्ड के हिसाब से आप आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब तक मैंने आपको टोटल 9 क्वेश्चंस विद आंसर्स दिखा चुका हूं। इस स्लाइड्स में मैं आपको कुछ अदर क्वेश्चंस जो कि रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले भी मैंने डिस्कशन किया है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर। पहले मैंने लीगल ड्यूटीज के साथ बात की थी, यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ रहा हूँ, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर। आपने एलिमेंट 1 में स्टडी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पॉसिबल कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग इन एन एक्सीडेंट। आपने कॉस्ट के बारे में बात की है पहले ही, मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में देखा है, बट वहां पर मैंने आपको इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कॉस्ट के बारे में बात की है, जो कि पॉसिबल कॉस्ट से कंप्लीटली डिफरेंट है। यहां पर आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर सुपरवाइजर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ये भी आपके स्टडी मटेरियल के एलिमेंट 1 में मिल जाएगा, वहां से आप आंसर्स को लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। दो तरह के से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज में होते हैं। एक्सटर्नली, चाहे वो आपके कुछ एसडीएस हो सकते हैं, आपके कुछ लेजिस्लेशन हो सकता है, आपके कुछ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ मैगजीन हो सकते हैं, जो आपको एक्सटर्नली इंफॉर्मेशन देता है कि इंडस्ट्रीज में हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह से मैनेज करना है। इंटरनली की अगर मैं बात करूं तो वर्क टू परमिट हो सकता है, आपका इंसिडेंट रिकॉर्ड हो सकता है, रिस्क असेसमेंट हो सकता है। तो ये सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, जो राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज। इट मींस, अगर एक एग्जांपल्स मैं दूं तो एम्प्लॉयर की ये राइट है कि वर्कर्स को वर्क प्लेस में टाइम पर आना है। साथ साथ एम्प्लॉयज़ की राइट्स की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयज़ की राइट्स की बात हो सकती है कि उन्हें सेफ इक्विपमेंट मिले। तो यस, और भी अलग अलग तरह के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको यहाँ पर बेस्ड ऑन द मार्क्स लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो हाउ टॉप मैनेजमेंट कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी की अपनी कमिटमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, चाहे वो ट्रेनिंग देके, सेफ इक्विपमेंट दे करके, या फिर और भी अदर फैक्टर्स को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ ए कॉन्ट्रैक्टर कैन बी मैनेज्ड एट वर्क प्लेस। कुछ स्टेप्स हैं, उन सबको यहाँ पर आप लिख सकते हो। यस, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने विद आंसर्स बताया है, और क्वेश्चन 8 1 to 8 यहाँ पर मैंने आपको सजेस्टेड सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, जिसके साथ एलिमेंट 1 के स्टडी मटेरियल से आप आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एट द एंड, मैंने इस वीडियो में आपको एलिमेंट 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स भी बताया, और साथ साथ कुछ अदर रिलेवेंट क्वेश्चंस जो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की क्वेश्चन और आंसर्स यहाँ पर मैंने बताया है। इन सारे 8 क्वेश्चंस के आप आंसर्स प्रिपेयर करें। वेरी फर्स्ट, इस एलिमेंट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, फिर समरी के बारे में बताया, और लास्ट में मैंने आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में बात की है। इसी तरीके से एलिमेंट 2, 3 एंड 4 मैं अपलोड करूंगा। इन केस अगर आपके पास कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू सो मच, डू टेक केयर एंड बी सेफ।